इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नया अमेंडमेंट पारित किया है कि 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड स्कीम से इंडेक्सेशन बेनिफिट हट जाएंगे। अब ये पूरा किस्सा क्या है, इसको समझते हैं मिस्टर मनोज पांडे जी के द्वारा। मनोज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो पांडे जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि डेट म्यूचुअल फंड स्कीम होती क्या है, फिर इंडेक्सेशन पे आते हैं, इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, म्यूचुअल फंड जो स्कीम होती है वो एक तरह से भाया मीडिया है हम और आप जैसे साधारण इन्वेस्टर्स के लिए, कि हम कैपिटल मार्केट में निवेश का फायदा उठा सकें। कैपिटल मार्केट जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मली इसको शेयर मार्केट ही कहते हैं, लेकिन उसमें शेयर भी होता है और डेट इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जिसको बोलते हैं ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ की फिक्स्ड इनकम होता है। जिस तरह बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें 8% इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड में भी कूपन रेट होता है। लेकिन हम और आप जैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज कम है या जिनके पास नॉलेज की कमी है, कभी कभी मतलब लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि हमें मार्केट की टाइमिंग और इंट्रिकेसिटीज नहीं मालूम। तो आम निवेशकों को भी स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट रेदर से जोड़ने के लिए 1964 में इंडिया में म्यूचुअल फंड शुरू किया गया, और पहला और सरकारी म्यूचुअल फंड स्कीम था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। खैर, बहुत हम आगे आते हैं, अब तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड है और आज के डेट में लगभग 41 से 42 लाख करोड़ का अमाउंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगा हुआ है। ब्रॉडली, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मतलब कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड, उसको हम लोग या तो इक्विटी फंड कहते हैं या डेट फंड कहते हैं। और जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, और शायद सही ही है, जिस फंड में 65% या 65 से ज्यादा अगर डेट का कंपोनेंट होता है तो उसको ब्रॉडली हम लोग डेट कंपोनेंट कहते हैं। उसी तरह से जिस म्यूचुअल फंड में 65 से या 65 से ज्यादा इक्विटी और इक्विटी जैसे कंपोनेंट का अगर समावेश होता है तो उसको हम लोग इक्विटी फंड कहते हैं। भारत सरकार भी एक फैमिली जैसा है, घर है, उसकी अपनी कुछ आमदनी है जो टैक्स से आते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अपने खर्चे हैं, और कभी खर्चा ज्यादा हो जाए तो लोन लेना पड़ता है। अक्सर लोन ही लेना पड़ता है, क्योंकि देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग होती है, यानी खर्च से मतलब आमदनी से ज्यादा आप खर्च करते हैं, तो फिर आप रुपया छापते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे क्या होता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, जिसको हम महंगाई करते हैं। उसका मूल मंत्र क्या होता है? महंगाई का मतलब ये होता है, जो कल आज का जो मेरा 100 रुपया है, उसका वैल्यू आज से 1 साल बाद अगर 10% का इन्फ्लेशन हो तो 10 रुपया, वो 10% उसका वैल्यू घट जाता है। यही इन्फ्लेशन होता है। तो सरकार जो होती है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए इनकम टैक्स में रिबेट देती है। अभी सरकार की अपनी इच्छा है कि वो कहां लोगों से इन्वेस्ट करवाना चाहती है। आज तक हम लोग सुनते थे कि एलआईसी की कोई भी पॉलिसी ले लो, लाइफ इंश्योरेंस की, टैक्स रिबेट मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि सरकार लोगों को चाहती थी कि आप लोग लाइफ इंश्योरेंस जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। और क्यों चाहती थी? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक लंबा कमिटमेंट होता है, 10 साल 15 साल के लिए। सरकार चाहती है कि लोग लंबे समय के लिए निवेश करें, इसलिए वहां रिबेट दिया जाता है। रिबेट बेसिकली लॉलीपॉप है हम और आप जैसे के लिए। सरकार जहां चाहती है वहां रिबेट देती है, लोग वहां इन्वेस्ट करने लगते हैं। और सरकार हमेशा चाहती है कि लोग लॉन्ग टर्म के समय के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि उस पैसे का एक स्थायित्व रहे और उस पैसे को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यूज किया जा सके। हमारे बैंक का जो सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें बैंक भरोसा नहीं कर सकता है। हम आज 1 लाख डालेंगे और कल उसमें से पैसा निकाल लेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तभी हो सकती है जब पैसे का ठहराव, यानी कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का पैसे के साथ रहने की गारंटी, तभी आप फिर इसको किसी को आगे लोन दे सकते हैं। तो सरकार का ये तरीका होता है कि किस सेक्टर को बढ़ाना चाहती है, किस सेक्टर को घटाना चाहती है। जैसे म्यूचुअल फंड पहले टैक्स रिबेट नहीं हुआ करता होगा, क्योंकि एलआईसी उस समय हुआ करता था। बाद में सरकार ने देखा कि हमें म्यूचुअल फंड को भी बढ़ावा देना है, तो उन्होंने इस तरह की स्कीम पे भी टैक्स रिबेट दिया। बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पहले नहीं होता था, बाद में सेक्शन 80C को मॉडिफाई करके 5 साल के बैंक डिपॉजिट पे भी दिया गया। अभी हाल में सरकार ये चाहती है शायद कि लोग एनपीएस खरीदें, इसलिए एनपीएस के लिए एक अलग सेक्शन ही बना दिया गया। सरकार चाहती है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, इसलिए सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 80D करके एक अलग ही सेक्शन बना दिया।
तो ये सरकार के अपनी नीयत है कि वो कहाँ पैसा का निवेश करवाना चाहती है और उस हिसाब से वो चीज़ों को अपना बढ़ाती है, घटाती है, कहीं स्कीम में छूट देती है, कहीं दिया हुआ छूट वापस लेती है। अब ये स्कीम ऐसा है जहां सरकार ये चाह रही है कि शायद, मेरा ये अपना मानना है कि लोग अब बैंक के फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड का डेट स्कीम मोर और लेस अब एक जैसा ही हो गया। शायद चाहती है सरकार के लोग अब बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालें, ये कारण हो सकता है। नहीं तो अभी ये जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं पांडे जी, इनमें जो टैक्स अभी तक लगता था वो किस प्रकार से लगता था, और क्या टैक्स का परसेंटेज कितना है, और उसे थोड़ा सा बताइए, और इंडेक्सेशन के बाद में ये ऐसा हो जाएगा उसको समझिए। हाँ, अब जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन। तो डेट म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में 3 साल से अधिक तक समय तक निवेशित रहने के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं, बेचते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। 3 साल के नीचे अगर आप बेचते हैं तो ये कोई फायदा नहीं था। आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको जो आपका टैक्स स्लैब है उस पर आपका इनकम टैक्स लग जाएगा। हाँ, 3 साल तक अगर आप निवेशित रहते हैं और उसके बाद अगर आप उसको रिडीम करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, जो इंटरेस्ट होगा बेसिकली डेट फंड में, हालांकि उसमें कुछ इक्विटी के डिविडेंड भी होंगे, कंपोनेंट हो सकता है, तो ये फैसिलिटी थी कि आप इंडेक्सेशन का फायदा ले सकते हैं। अब देखिए इंडेक्सेशन क्या होता है, 2 चीजें को ध्यान में रखिए। नॉर्मल वे में अगर हम कंपेयर करें बैंक, यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए, यानी हमारे ऑडियंस को समझ में आ जाए कि 3 साल के पहले अगर मैं पैसा निकालता हूँ तो वो उसका जो गेन है वो मेरी इनकम में ऐड हो जाए। बिल्कुल, और आपको आप जिस स्लैब में आप है उतना आपको टैक्स देना पड़ता है। और 3 साल के बाद का आप समझाइए। 3 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो वहां आपको इंडेक्सेशन की भी फैसिलिटी थी, और वहां जो इनकम टैक्स का जो स्लैब था वो 20%। ठीक है, अच्छा, तो मानिए कि मैं अगर 30% वाले ब्रैकेट में हूं, तो अगर 3 साल के पहले मैं निकल रहा हूं तो 30% टैक्स देना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं 3 साल के बाद रिडीम करता हूं, ना पहला फायदा तो ये है कि वो स्लैब 30 से घट के 20 पे आ गया, पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये था कि हमें इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी। अब ये इंडेक्सेशन की बेनिफिट क्या होती है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। जो विड्रॉ किया गया है, देखिए जैसे हम बैंक में जब डिपॉजिट करने जाते हैं पैसा, तो बैंक हमें 10%, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, 10% का इंटरेस्ट की वो गारंटी करता है। इसे हम लोग बोलते हैं नोशनल इंटरेस्ट रेट, प्रॉमिस रेट। लेकिन अगर महंगाई देश में 5% है तो ये आप समझ सकते हैं कि 10% हमें मिला तो जरूर, लेकिन 5% तो वो महंगाई खा गई। और वो एक फिल्म भी आई थी जिसमें बोलते थे सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। अगर देश में इन्फ्लेशन आपके बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है तो प्रैक्टिकली हम अपने पैसे को लूज करते हैं। तो इंडेक्सेशन की व्यवस्था ये होती है कि आप, हाँ, तो जो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रॉमिस कर रहा है उसको हम लोग नोशनल इंटरेस्ट कहते हैं, और नोशनल माइनस इन्फ्लेशन अगर कुछ बचता है तो उसको हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जो एक्चुअली हमें मिला है महंगाई को एडजस्ट करने के बाद। इंडेक्सेशन में फैसिलिटी ये होती है कि आपको जो गेन हुआ है वो तो ठीक है, उस पर पूरे पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था और महंगाई के साथ उस पैसे का कितना वैल्यू हो जाता, इन दोनों के गैप को निकाल करके ही आपके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी अगर लेमैन भाषा में मैं समझाऊं, बैंकिंग के भाषा में, तो 10% अगर हमको गेन हुआ था तो 10 पे हमें 3 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। 10% गेन माइनस 5% इन्फ्लेशन, 5 रुपया गेन हुआ, और उस 5 रुपये पर जब 30% टैक्स लगेगा तो मेरा टैक्स लायबिलिटी केवल 1.5 रुपया होगा। यानी कहाँ 3 रुपया और ये कहाँ 1.5 रुपया। और इसके लिए सरकार एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाती है जो कि पब्लिक डोमेन में है। उसके बेसिस पे आपके एसेट जो आपने ओरिजिनल खरीदा था उसके प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, और आपके सेलिंग प्राइस माइनस एडजस्टेड एसेट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसी पे आपको टैक्स देना पड़ता है। अब सरकार ये कह रही है कि जो पहले ये फैसिलिटी थी हम अब उसको नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हाई इनकम के लोग
अगर डेट म्यूचुअल फंड में पैसे का इन्वेस्ट करके इंडेक्सेशन का फायदा लेते थे, आगे से उनको नहीं मिलेगा। जब आगे से नहीं मिलेगा तो उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो वहां उनको शायद इन्वेस्टमेंट का उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बैंक के फिक्स डिपॉजिट में वही हालत है, तो लोग अब म्यूचुअल फंड में पैसा न लगा करके शायद बैंकों की तरफ आना चालू कर देंगे। ये इसका एक असर आने वाले समय में पड़ सकता है। तो इसमें पांडे जी कुछ लोगों ने अभी ये तो नियम जो है वो 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल से लागू होगा। तो जो जिन लोगों ने पैसा 31 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो 1 अप्रैल के बाद पैसा निकालते हैं तो क्या उन पर ये टैक्स लागू होता है, ये नियम लागू होता है? कोई भी नियम जो लागू होता है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है। तो अगर आप 1 अप्रैल के बाद जो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे उसके निकालने पर ये नियम लागू होगा। 31 तक जो आपने कर दिया उस पर तो पुराना ही नियम लागू होगा। जैसे आज 31 है, आज तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए दिवाली कहिए, जो होली कहिए, साल का सबसे बिजिएस्ट डे होता है। तो आप देखिए सब जगह से तो वही मैसेज आ रहा था ना कि टैक्स फ्री बेनिफिट लेने का आज अंतिम सुनहरा मौका है, ताकि जो 5 लाख वाला जो नियम वहां बदला है कि अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिसी में भी 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम देंगे आने वाले समय में तो वो सेक्शन 10D अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी आपका गेन फुल्ली टैक्सेबल हो गया। तो आज तो सुबह से कम मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास भी कम से कम 10-5 मैसेज आए होंगे कि आज सुनहरा मौका है, आज आप लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पैसा 5 लाख के ऊपर वाली बात है तो इन्वेस्ट करें। चलिए, जाते जाते एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है पांडे जी कि अब यहाँ पर जो है वो टैक्स का बेनिफिट हटा दिया है, तो यहाँ पर जो पैसे का फ्लो होता था अब ये कहाँ पर डाइवर्ट होगा? मोस्ट प्रोबेबली तो सबसे आसान मुझे लगता है कि बैंक का फिक्स डिपॉजिट ही होगा, क्योंकि अब उसी कैटेगरी में अब आ गया। ये अलग बात है कि म्यूचुअल फंड के अपने बेनिफिट होते हैं, वहां अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से लॉन्ग रन में मैं कह रहा हूँ ज्यादा होता है। लेकिन अभी तत्काल तो इफेक्ट पड़ेगा और डेट म्यूचुअल फंड का पैसा अब बैंकिंग इंडस्ट्री में आने की पूरी संभावना होगी। इंश्योरेंस वगैरह में चूंकि रिटर्न का मामला थोड़ा कम होता है, खास करके ट्रेडिशनल पॉलिसीज में, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और इमीडिएट गेन अगर किसी को होगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री होगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पांडे जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसको समझाने के लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।